नमस्कार। चलिए आज हम फार्मेसी का एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 5 कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स। ये वो प्रक्रिया है जो हॉस्पिटल फार्मेसी का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है और एक फार्मासिस्ट की स्किल्स को सही मायनों में दर्शाती है। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हॉस्पिटल कंपाउंडिंग असल में होती क्या है। फिर हम देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। उसके बाद हम आईवी फ्लूइड्स और उनमें होने वाली इनकम्पैटिबिलिटीज यानी असंगतताओं के बारे में जानेंगे। फिर एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन यानी टीपीएन को समझेंगे। और आखिर में टीपीएन से जुड़े क्या क्या खतरे हैं और उसकी निगरानी कैसे की जाती है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। व्हाट इज हॉस्पिटल कंपाउंडिंग, यानी हॉस्पिटल कंपाउंडिंग क्या है। यहां हम इसकी बेसिक परिभाषा और इसके मकसद को जानेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स refers to the process of preparing and mixing medications in a controlled environment such as a pharmacy। इसका मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल कंपाउंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दवाओं को एक खास नियंत्रित माहौल में, जैसे कि एक फार्मेसी के अंदर, तैयार किया जाता है और मिलाया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, क्रिएटिंग न्यू फॉर्मुलेशंस ऑफ मेडिकेशंस, यानी दवाओं के नए फॉर्मुलेशन बनाना जो शायद बाजार में उपलब्ध ना हो। दूसरा, एडजस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकेशंस, इसका मतलब है दवाओं की जो ताकत है या डोज है उसको मरीज की ज़रूरत के हिसाब से घटाना या बढ़ाना। और तीसरा, कंबाइनिंग मल्टीपल मेडिकेशंस इनटू अ सिंगल डोज, यानी एक से ज़्यादा दवाओं को मिलाकर एक ही डोज तैयार करना ताकि मरीज को बार बार दवा न लेनी पड़े। अच्छा, ये काम कौन करता है? Compounding is typically done under the supervision of a licensed pharmacist and must adhere to strict guidelines। तो ये प्रक्रिया हमेशा एक लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट की देखरेख में ही की जाती है और इसमें सुरक्षा और क्वालिटी के लिए बहुत सख्त नियमों का पालन करना होता है। इसका लक्ष्य क्या है? द गोल टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड एंड यूनिक मेडिकेशन ऑप्शंस फॉर पेशेंट्स। मकसद ये है कि मरीजों को उनकी व्यक्तिगत ज़रूरत के हिसाब से खास दवा के विकल्प दिए जाएं, खासकर जब बाजार में मिलने वाली आम दवाएं उनके लिए काम नहीं कर रही हों। सीधे शब्दों में कहें तो ड्यू टू कंपाउंडिंग वी मेक सूटेबल डोजेज एंड फॉर्मुलेशंस अकॉर्डिंग टू द पेशेंट/डिजीज कंडीशंस। यानी कंपाउंडिंग की मदद से हम मरीज और उसकी बीमारी की हालत के मुताबिक एकदम सही डोज और फॉर्मुलेशन बना पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हॉस्पिटल कंपाउंडिंग की आखिर ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? फार्मास्यूटिकल और हॉस्पिटल कंपाउंडिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ। तो इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह, लिमिटेड नंबर ऑफ डोसेज फॉर्म्स। इसका मतलब है कि दवा बनाने वाली कंपनियां हर दवा को हर डोज फॉर्म में नहीं बनाती। मान लीजिए कोई दवा सिर्फ टैबलेट में आती है और मरीज को सिरप चाहिए, तो कंपाउंडिंग की जरूरत पड़ेगी। दूसरा कारण, लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग स्ट्रेंथ्स, यानी दवाएं कुछ खास स्ट्रेंथ में ही आती हैं, जैसे 50 mg, 100 mg। अगर किसी बच्चे को 20 mg की जरूरत है तो कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। तीसरा, शॉर्टेजेस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट्स एंड कॉम्बिनेशन। कई बार दवाएं स्टेबल नहीं होती या फिर बाजार में उनकी कमी हो जाती है, तब भी इसे तैयार करना पड़ता है। चौथा, न्यू थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, यानी इलाज की जो नए नए तरीके आ रहे हैं उनके लिए भी खास दवाएं बनानी पड़ती हैं। और पांचवां, ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरमेंटल और पेशेंट्स कंडीशंस, यानी मरीज की हालत में या वातावरण में बदलाव के कारण। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सब वजहों से हमें मरीज के लिए कस्टम यानी खास तौर पर तैयार किया गया डोज बनाना पड़ता है। कंपाउंडिंग एक बहुत ही सटीक काम है और इसके लिए एक खास माहौल और उपकरणों की ज़रूरत होती है। फॉर कंपाउंडिंग द मेडिसिन, फर्स्ट ऑफ ऑल एन एसेप्टिक एरिया, कंट्रोल रूम टेम्परेचर एंड नेसेसरी इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि दवा की कंपाउंडिंग करने के लिए सबसे पहले तो एक एसेप्टिक एरिया चाहिए, यानी एक ऐसा एरिया जो पूरी तरह से माइक्रोब्स या कीटाणुओं से मुक्त हो। साथ ही कमरे का तापमान भी कंट्रोल्ड होना चाहिए और कुछ ज़रूरी उपकरण भी चाहिए। अब देखते हैं ये उपकरण कौन कौन से हैं। पहला, कंपाउंडिंग प्लेटफॉर्म, यानी एक साफ सुथरी सतह जिस पर यह काम किया जाएगा। दूसरा, लैब कोट एंड ग्लव्स, यानी लैब कोट और दस्ताने जो सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा, स्ट्राइल इक्विपमेंट लाइक मोर्टार एंड पेस्टिल, यानी मोर्टार और पेस्टिल जैसे उपकरण जो पूरी तरह से स्ट्राइल यानी रोगाणु मुक्त होने चाहिए। चौथा, स्ट्राइल कंटेनर एंड क्लोजर्स, यानी स्टेराइल डिब्बे और उनके ढक्कन जिसमें दवा को रखा जाएगा। और पांचवा, पैकिंग मटेरियल एक्सेट्रा, यानी पैकिंग से जुड़ा दूसरा जरूरी सामान। ठीक है, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि कंपाउंडिंग क्या है और उसके लिए क्या क्या जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हॉस्पिटल में कितने तरह की कंपाउंडिंग सर्विसेज दी जाती हैं। कंपाउंडिंग का जो पहला प्रकार है वो है बल्क कंपाउंडिंग।
चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। Involves the preparation of large quantities of a medication for use in the hospital। जैसा कि नाम से ही साफ है, बल्क यानी बहुत ज्यादा मात्रा में। तो इसमें किसी दवा को हॉस्पिटल में इस्तेमाल के लिए बहुत बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता है। इसका स्कोप क्या है? इसमें नए फॉर्मुलेशंस बनाना, दवा की स्ट्रेंथ बदलना या कई दवाओं को मिलाना, ये सब शामिल हो सकता है। एनवायरनमेंट, ये काम हमेशा एक कंट्रोल्ड माहौल में और फार्मासिस्ट की देखरेख में ही होता है। इसका गोल क्या है? टू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई ऑफ मेडिकेशंस फॉर पेशेंट्स। इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि मरीजों के लिए दवाओं की सप्लाई एक जैसी यानी कंसिस्टेंट बनी रहे और साथ ही एक किफ़ायती यानी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। उदाहरण के तौर पर क्रिएटिंग अ बैच ऑफ एन ऑइंटमेंट फॉर वुंड केयर, यानी घाव पर लगाने वाले मरहम का एक पूरा बैच तैयार कर लेना, या फिर प्रिपेयरिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एन आईवी सोल्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल की किसी खास यूनिट जैसे कि आईसीयू के लिए बड़ी मात्रा में आईवी सोल्यूशन तैयार करना। अब देखते हैं दूसरा प्रकार, आईवी एडमिक्सचर सर्विसेज। इसकी परिभाषा है इन्वॉल्व्स द प्रेपरेशन ऑफ मेडिकेशंस फॉर इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है इसमें वो दवाएं तैयार की जाती हैं जो इंट्रावीनस यानी सीधे नसों में दी जाती हैं। दिस इंक्लूड्स मिक्सिंग डिफरेंट मेडिकेशंस इनटू अ सिंगल सॉल्यूशन, आईवी एडमिक्सचर। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें अलग-अलग दवाओं को एक ही आईवी सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया जाता है। अच्छा, इसके रोल्स क्या हैं? टिपिकली प्रिपेयर्ड बाय अ फार्मासिस्ट, एडमिनिस्टर्ड बाय अ नर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इसे आमतौर पर एक फार्मासिस्ट तैयार करता है और मरीज को इसे एक नर्स या कोई दूसरा हेल्थ केयर प्रोफेशनल लगाता है। इसका गोल क्या है? टू प्रोवाइड पेशेंट्स विद अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट वे टू रिसीव मल्टीपल मेडिकेशंस एट वंस। इसका मकसद ये है कि मरीज को एक ही बार में कई दवाएं देने का एक आसान और असरदार तरीका मिल जाए। उदाहरण के लिए सोल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक्स प्लस पेन मेडिकेशन पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स, यानी सर्जरी के बाद वाले मरीजों को एंटीबायोटिक और दर्द की दवा एक साथ मिलाकर देना, या सोल्यूशन ऑफ एंटीकोएगुलेंट प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स क्रिटिकल केयर पेशेंट्स, यानी क्रिटिकल केयर के मरीजों के लिए खून पतला करने वाली दवा और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक घोल तैयार करना। तो अब जब हमने आईवी एडमिक्सचर को समझ लिया है, तो चलिए अब आईवी फ्लूइड्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं, और साथ ही एक बहुत ही ज़रूरी और खतरनाक चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो है इनकम्पैटिबिलिटीज़। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही काम का रेफरेंस है। इसमें वो आईवी फ्लूइड्स दिए गए हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है डेक्सट्रोज इंजेक्शन। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2.5% से 50% तक हो सकती है। इसका पीएच 3.5 से 6.5 के बीच होता है और इसका थेराप्यूटिक यूज है न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशर, यानी ये शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। दूसरा है डेक्सट्रो/NaCl। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 5% से 20% तक होती है, पीएच 3.5 से 6.5 के बीच, और ये भी एक न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशर है। तीसरा है लैक्टेटेड रिंगर्स सोल्यूशन। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5% है, पीएच 6 से 7.5 के बीच, और इसका इस्तेमाल सिस्टेमिक एल्कलाइजर और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पर होता है, यानी ये शरीर में एल्कलाइन लेवल को बनाए रखता है और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। और चौथा है सोडियम क्लोराइड। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो सकती है, जैसे 0.45%, 0.9% वगैरह। इसका पीएच 4.5 से 7 के बीच होता है और ये भी एक न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशर का काम करता है। तो ये आईवी फ्लूइड्स किन किन मेडिकल हालातों में इस्तेमाल किए जाते हैं? पहला, करेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस बिगड़ गया है उसे ठीक करने के लिए। दूसरा, करेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन बॉडी फ्लूइड्स, यानी शरीर के तरल पदार्थों में आई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए। तीसरा, प्रोवाइड्स बेसिक न्यूट्रिशन, ये शरीर को बुनियादी पोषण भी देता है। चौथा, एज अ व्हीकल फॉर अदर ड्रग सब्सटेंसेस, इसका मतलब है ये दूसरी दवाओं को शरीर में पहुंचाने के लिए एक माध्यम या गाड़ी की तरह काम करता है। और पांचवा, प्रोवाइड टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, TPN, यानी TPN देने के लिए, जिसके बारे में हम आगे और जानेंगे। अब एक जरूरी बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन पांचों पॉइंट्स को याद रखने के लिए यहाँ एक मेमोरी एड दिया गया है, CCPVP। पहले C से करेक्ट, दूसरे C से भी करेक्ट, P से प्रोवाइड, V से व्हीकल और फिर P से प्रोवाइड। ये इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। अब हम एक बहुत ही गंभीर और जरूरी विषय पर बात करेंगे, इनकम्पैटिबिलिटी। इसकी परिभाषा है refers to situations where certain medications cannot be mixed together due to chemical reactions that could potentially harm the patient। आसान शब्दों में ये वो हालत है जब कुछ दवाओं को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता,
क्योंकि उनके बीच केमिकल रिएक्शन हो सकता है जो मरीज के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये मैकेनिज्म्स क्या हो सकते हैं? ये प्रेसिपिटेशन हो सकता है, मतलब घोल में कोई ठोस चीज बन जाना, या ऑक्सीडेशन या न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है। इंपॉर्टेंस: मरीज की सुरक्षा और दवा के असर के लिए इन्हें पहचानना और इनसे बचना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला, मिक्सिंग एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक प्लस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इक्वल्स इनएक्टिवेशन ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड। मतलब अगर इन दो तरह के एंटीबायोटिक्स को मिला दिया तो एमिनोग्लाइकोसाइड अपना असर खो देगा, यानी वो दवा बेकार हो जाएगी। दूसरा उदाहरण तो और भी ज्यादा खतरनाक है। मिक्सिंग कैल्शियम कंटेनिंग सोल्यूशन प्लस फॉस्फेट कंटेनिंग सोल्यूशन इक्वल्स फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। यानी कैल्शियम और फॉस्फेट वाले घोल को मिलाने से एक ऐसा नमक बन जाता है जो घुलता नहीं है। ये मरीज की नसों में जाकर जानलेवा ब्लॉकेज कर सकता है। चलिए अब हम अपने अगले जरूरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को समझना, जिसे शॉर्ट में TPN भी कहते हैं। ये कंपाउंडिंग का एक बहुत ही एडवांस्ड और जीवन बचाने वाला इस्तेमाल है। तो ये TPN आखिर है क्या? Definition: a method of providing nutrients to a patient through intravenous means rather than through the gastrointestinal tract. इसका सीधा सा मतलब है कि ये मरीज को पोषण देने का एक ऐसा तरीका है जिसमें पाचन तंत्र यानी पेट और आंतों का इस्तेमाल नहीं होता। पोषण सीधे इंट्रावीनस तरीके से यानी नसों के जरिए दिया जाता है। डिटेल: delivers nutrients directly into the bloodstream via a vein. ये पोषक तत्वों को सीधे एक नस के जरिए खून में पहुंचाता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई मरीज किसी बीमारी या सर्जरी की वजह से मुंह से खा नहीं सकता या खाना पचा नहीं सकता। सुपरविजन: ये हमेशा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सख्त निगरानी में दिया जाता है। ये आमतौर पर क्रिटिकली इल पेशेंट्स यानी बहुत ज़्यादा बीमार मरीजों, बर्न विक्टिम्स यानी जले हुए मरीजों और पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी यानी सर्जरी से ठीक हो रहे मरीजों को दिया जाता है। TPN कॉम्पोजिशन: इसमें क्या क्या होता है? इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स जैसे सभी जरूरी पोषक तत्व मिले होते हैं। TPN की जरूरत किन किन मेडिकल कंडीशंस में पड़ती है? इनमें शामिल हैं शॉर्ट बावल सिंड्रोम, मतलब जब छोटी आंत बहुत छोटी हो जाती है। मैलएब्जॉर्प्शन, यानी जब आंतें पोषण सोख नहीं पाती। सीवियर इंजरीज और बर्न्स, यानी बहुत गंभीर चोटें या जल जाना। कैंसर, ट्रॉमा, इंटेस्टाइनल सर्जरी यानी आंत की सर्जरी, और इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज। अब इन सब को याद रखने के लिए यहाँ एक बहुत ही अच्छा मेमोनिक दिया गया है, सिक मिस्ट। चलिए इसे समझते हैं। S से सिवियर इंजरीज या शॉर्ट बावल, I से इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज, C से कैंसर, M से मैलएब्जॉर्प्शन, I से इंटेस्टाइनल सर्जरी, S से सिंड्रोम जैसे शॉर्ट बावल सिंड्रोम, और T से ट्रॉमा। एग्जाम के लिए ये बहुत काम आ सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कि TPN को मरीज के शरीर में पहुंचाया कैसे जाता है। मेथड: यूजुअली एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सेंट्रल वीनस कैथीटर। इसे आमतौर पर एक सेंट्रल वीनस कैथीटर के जरिए दिया जाता है। इंसर्शन साइट्स: इंसर्टेड इनटू अ वेन इन द नेक, चेस्ट और आर्म। ये कैथीटर गर्दन, छाती या बाहां की किसी बड़ी नस में डाला जाता है। द पाथ: जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, द कैथीटर इज थ्रेडेड थ्रू द वेन टू द सुपीरियर वीना कैवा, जो कि दिल तक खून ले जाने वाली एक बहुत बड़ी नस है। कैथीटर को नस के अंदर से होते हुए इसी बड़ी नस तक पहुंचाया जाता है। मैकेनिज्म: ऐसा क्यों करते हैं? दिस अलाउज द TPN सोल्यूशन टू बाईपास द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड गो डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ऐसा करने से जो TPN का घोल है वो पाचन तंत्र में जाने के बजाय सीधे खून में पहुंच जाता है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। TPN जहां एक तरफ जिंदगी बचाता है, वहीं इसके साथ कुछ बड़े खतरे भी जुड़े होते हैं। इसीलिए इसकी लगातार निगरानी बहुत जरूरी है। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। TPN के साथ कौन कौन से खतरे और परेशानियां जुड़ी हो सकती है? पहला है ब्लड क्लॉट्स, यानी खून के थक्के बन सकते हैं। दूसरा है इन्फेक्शन, यानी कैथेटर के आसपास इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तीसरा है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन, यानी जिस नस में कैथेटर डाला गया है उसमें सूजन आ सकती है। चौथा है लिवर डिसफंक्शन, यानी लिवर के काम पर बुरा असर पड़ सकता है। पांचवा है मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस, यानी शरीर के मेटाबॉलिज्म का संतुलन बिगड़ सकता है। छठा है ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस, यानी ब्लड शुगर का लेवल अचानक बहुत ज्यादा या बहुत कम हो सकता है। और सातवां है वेट गेन, यानी वजन बढ़ सकता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से इसकी बहुत सख्त निगरानी की जरूरत होती है। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। तो ये सख्त निगरानी आखिर की कैसे जाती है? मॉनिटरिंग: TPN is administered under supervision of a healthcare provider, dietitian or nurse. TPN हमेशा एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे कि डाइटिशियन या नर्स की देखरेख में ही दिया जाता है। टेस्टिंग:
Blood tests are regularly done to monitor electrolyte, glucose and lipid levels to ensure appropriate nutrient balance. मरीज के शरीर में पोषक तत्वों का सही बैलेंस बना रहे, ये पक्का करने के लिए लगातार ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिनसे इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज और लिपिड के लेवल को चेक किया जाता है। तो अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। ओवरऑल, TPN is a complex procedure that requires close monitoring. यानी कुल मिलाकर TPN एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए बहुत करीबी निगरानी की जरूरत होती है और इसे सिर्फ प्रशिक्षित लोगों की देखरेख में ही दिया जाना चाहिए। It can be life-saving for patients with certain medical conditions, but also carries significant risks and complications. ये कुछ खास मेडिकल कंडीशंस वाले मरीजों के लिए जीवन बचाने वाला हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें बड़े खतरे और परेशानियां भी शामिल होती हैं। और एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पर इन दोनों ही बातों को समझना हमारी जिम्मेदारी है।